Hello dear students, I am Sandeep Kumar. On the behalf of Shiv Jyoti Education Group Kota, welcome back you all in the revision class of economics. So in today's class we are going to start the chapter number 3 of macroeconomics, which is money and banking, and at the very first we are going to start to discuss about the deleted portion from the same chapter, as the same thing has been stated earlier in the videos also. Again I am going to recapture the same thing here. So this is the unit number 2 of macroeconomics, money and banking, and the topics which are deleted from the same are control of credit through bank rate, CRR, SLR, repo rate and reverse repo rate, open market operation, मार्जिन रिक्वायरमेंट. बेटा ये सारे टॉपिक्स आपके सिलेबस से रिड्यूस हो चुके हैं, इनका अब कोई रोल नहीं है. दैट मीन्स जो हमारा पूरा टॉपिक था मनी इन बैंकिंग अभी बहुत कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, बहुत कम ही टॉपिक्स यहाँ पे रह गए. बट रिमेंबर बेटा सीआरआर और एसएलआर से रिलेटेड इनकी डेफिनेशन है, क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे, दैट इज श्योर, लेकिन ये जरूर आ सकता है कि इनको डिसाइड करता कौन है. सो दैट वी मस्ट नो कि इनका जो रेट या जो इनका प्रपोर्शन होता है एवरी मंथ चेंज होता है, और इसका कंट्रोलर कौन होता है? ओनली द आरबीआई. ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कंट्रोलर होता है. इस चीज को आप एटलीस्ट ध्यान रखिएगा क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है. फाइन. सो नाउ लेट्स बिगिन विद द चैप्टर. द पॉइंट्स व्हिच वी नीड टू डिस्कस आर द वेरी फर्स्ट इज मीनिंग ऑफ द मनी. व्हाट इज एक्चुअली मनी? और इस चीज को बेटा मैंने आप लोगों को चैप्टर 1 ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी क्लियर किया था कि ब्रिटिशर्स के यहाँ पे आने से दैट इज ओके कि इंडियन इकोनॉमी को लॉसेस तो बहुत हुए हैं, बट यस एक प्रॉफिट जो हमें हुआ, उन प्रॉफिट्स में से एक ये भी है कि मनी का इनोवेशन और मनी का इन्वेंशन उनके यहाँ रहते ही हुआ था. अदरवाइज अर्लियर वी वर गोइंग थ्रू बार्टर सिस्टम ओनली. तो बार्टर सिस्टम को कन्वर्ट किया इनटू द मॉनेटरी सिस्टम, और ये चीज किसकी देन थी? ओनली ऑफ द ब्रिटिशर्स. फाइन बेटा. तो मीनिंग ऑफ मनी क्या होता है? एनीथिंग विच इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज. मनी कैन बी एनीथिंग. फाइन. मनी कुछ भी हो सकती है जो कि एक तरह से मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए यूज में आती है. जब भी मैं किसी तरह के गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करना है, जैसे कि पहले बार्टर सिस्टम में यूज किया करते थे, और नो डाउट दो बिफोर 2 इयर्स जो बार्टर सिस्टम है वो भी आपके सिलेबस का पार्ट हुआ करता था, बट नो लॉन्गर नाउ. अब वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं होता है बेटा. फाइन. तो मनी का मतलब क्या हो गया? अगेन आई एम गोइंग टू टेल यू, मनी इज एनीथिंग और मनी इज व्हाट मनी डज. ये डेफिनेशन आपको बुक्स में भी देखने को मिलेगी. मनी इज व्हाट मनी डज, और मनी क्या करती है? एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज और सेल करने के लिए जिस मॉनेटरी अमाउंट को ट्रांसफर किया जाता है, उस मॉनेटरी फॉर्म को ही क्या कहा जाता है? मनी. फाइन. द नेक्स्ट इज मनी सप्लाई. मनी सेपरेट है, सप्लाई सेपरेट वर्ड है, जो कि ऑलरेडी आप लोग क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके हैं. उसी से रिलेटेड होता है मनी सप्लाई. ये क्या होता है बेटे? मनी का सर्कुलेशन इन द मार्केट अलग अलग फॉर्म्स में होता है. पहली बात तो उसको क्रिएट कौन करेगा, जनरेट कौन करेगा? ओनली द एपेक्स बॉडी विच इज आरबीआई. आगे हम उसको भी डिस्कस करेंगे. आरबीआई इसको सर्कुलेट करता है, लेकिन मार्केट में हमारे तक ही मनी को कौन पहुंचाता है, कैसे, कौन से चैनल से आती है, वो ही होता है मनी सप्लाई. जैसे सबसे पहले आरबीआई ने इसको पब्लिश किया, और वी कैन से दैट करेंसी को इशू किया. इशू होने के बाद में उस करेंसी को कमर्शियल बैंक से पहुंचाया जाता है, देन कमर्शियल बैंक से फाइनली पब्लिक के पास आती है. तो मनी अलग अलग स्टेजेस से निकलती है, मनी का सप्लाई अलग अलग लेवल से हो पाता है. नेक्स्ट आता है मेजर ऑफ मनी सप्लाई, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर. पूरे चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बेटा ये. एंड नो डाउट टू से इसमें एग्जाम में जो आपको क्वेश्चन आता है वो कुछ पर्टिकुलर एक मेजर से रिलेटेड भी आ सकता है. बता चुका मैं आपको पहले भी, या तो 4 मेजर्स कंप्लीट पूछे जाएंगे, दैट व्हाट आर द 4 मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई. तो आपको चारों एक्सप्लेन करने हैं. अगर 4 मेजर्स नहीं आते हैं, सो माइट बी एनी सिंगल मेजर कैन बी देयर. एक सिंगल मेजर आपसे जरूर पूछा जा सकता है इन शॉर्ट क्वेश्चन. सपोज जैसे M3 इज देयर, कि M3 क्या है, और एक्सप्लेन द टर्म M3. फाइन. तो आपको इनको अच्छे से लर्न करना है. एट फर्स्ट वी हैव दिस M0. वैसे M0 आपके सिलेबस में तो नहीं होता, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डिफरेंस है M0 और M1 में, इसलिए इस चीज को मैंने यहाँ पे पुट किया, सो दैट यू नीड टू कीप द नॉलेज ऑफ द सेम. सो द फर्स्ट इज M0, करेंसी इन सर्कुलेशन. करेंसी जो भी सर्कुलेशन में, बेसिकली हम पूरे मैक्रो इकोनॉमी को डिस्कस कर रहे हैं. अभी मैंने आरबीआई को यहाँ नहीं लेके आया, तो जहां पे भी मनी का सप्लाई, मनी सर्कुलेशन होता है, वहां पे करेंसी इन सर्कुलेशन. जैसे इंडिया में क्या है? रुपीज, तो रुपीज यहां पे आ जाएगा.
प्लस बैंकर्स डिपॉजिट विद आरबीआई। जितने भी बैंक्स हैं, हर बैंक्स का एक अकाउंट होता है इन द आरबीआई। तो जो भी अमाउंट उनका एक सर्टेन अमाउंट जो कि सीआरआर और एसएलआर हुआ करता था, उस अमाउंट को डिपॉजिट करवाना होता था टू द आरबीआई विद बाय एवरी कमर्शियल बैंक। तो जितना भी कमर्शियल बैंक्स में डिपॉजिट करवाएंगे आरबीआई में, एंड अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, और इसके अलावा भी कुछ और डिपॉजिट्स होते हैं, तो वो सारे डिपॉजिट्स यहाँ पे इंक्लूड होंगे M0 में। फाइन। नेक्स्ट मेजर इज M1, और इसमें क्या है, करेंसी विद पब्लिक। पहले तो हमने क्या देखा, सर्कुलेशन, करेंसी जो कि सर्कुलेशन में है। नेक्स्ट कौन सी आती है, करेंसी विद पब्लिक। पब्लिक के पास कितनी करेंसी, मेरे पास, आपके पास, हमारे पास जितनी भी करेंसी, वो सारी करेंसी यहां आ जाएगी। प्लस डिमांड डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम, जो भी हमारे डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं, दैट इज करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट एंड रिकरिंग डिपॉजिट्स, ये सारे अकाउंट्स होते हैं। तो जितने भी डिपॉजिट्स हमने बैंक में किया है, कौन करेगा, वी पब्लिक ओनली। तो हमारा पैसा पहले तो जो हमारे पास में है वो, और जो हमने हमारा अमाउंट है, जो भी रुपीज है, वो बैंक में डिपॉजिट करा रखा है, बोथ द थिंग्स विल बी हियर। प्लस अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, और इसके अलावा कुछ और अदर डिपॉजिट्स होते हैं आरबीआई के, तो वो भी यहाँ पे इंक्लूड करना होगा। M2 स्टैंड्स फॉर M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट्स ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। अब देखिए बेटा, M2 में क्या है, M1 भी इंक्लूड हो रहा है। ठीक है, M1 में क्या है बेटा, ये जितने भी यहाँ पे भी हमने इसके फैक्टर्स को डिस्कस किया M1 के, वो सारे यहाँ पे कॉपी होते हैं। फाइन। तो M1 M2 का पार्ट होता है, प्लस सेविंग डिपॉजिट्स ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स। बताया बेटा मैंने आपको कि सेविंग अकाउंट ओपन किया जाता है, एसबी अकाउंट जिसको हम कहते हैं, इन द पोस्ट ऑफिस। तो कुछ लोग वहां भी अपने डिपॉजिट्स करवाते हैं, अपना जो भी सेविंग्स है, अपना अमाउंट है, वहां डिपॉजिट करवा देते हैं। तो वो पार्ट किसका होगा, M2 का। नेक्स्ट आता है M3, और M3 में देखिए बेटा वापस से रिपीट होता है M1। इट मींस M1 इज द एसेंशियल पार्ट, जो कि M2 में भी आता है और M3 में भी आ रहा है। सो इट इज M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स विद द बैंकिंग सिस्टम। M1 हुआ पहले, तो ये वाला पूरा पार्ट अगेन। फाइन, यहां से यहां तक। देन टाइम डिपॉजिट्स विद बैंकिंग सिस्टम, और टाइम डिपॉजिट्स के अंदर क्या क्या आता है बेटा, एक तो आता है एफडी और एक आता है आरडी। एफडी स्टैंड्स फॉर फिक्स्ड डिपॉजिट्स एंड आरडी स्टैंड्स फॉर रिकरिंग डिपॉजिट। तो वो यहाँ पे हमें इन्वॉल्व करना है। वो इसलिए अलग रखा है क्योंकि बेटा वो वन टाइम जो हमारे डिपॉजिट हो जाता है, उसको हम बिफोर द टाइम विड्रॉ नहीं करते हैं या नहीं करवा पाते हैं। अगर विड्रॉ करते हैं तो उस पर सर्टेन चार्जेस हमको पे करना पड़ता है। फाइन। और उसी अमाउंट को बेसिकली बैंक्स फॉर द लोन के लिए दे दिया करते हैं। प्रोसेस मैंने आपको लाइव क्लास में बताया था। नेक्स्ट इज M4 M3 प्लस ऑल डिपॉजिट्स विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। अब देखिए बेटा M4 के अंदर क्या आया, M3, और M3 में क्या था, M1। तो दैट मीन्स M1 कंप्लीट आएगा, M3 का जो ये वाला कंपोनेंट है या ये वाला जो फैक्टर है, टाइम डिपॉजिट्स विद बैंकिंग सिस्टम, वो भी इंक्लूड होगा, प्लस ऑल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। इसके अलावा जितने भी पोस्ट ऑफिस में जितने भी अलग अलग तरीके के डिपॉजिट्स हैं, वो सारे डिपॉजिट्स यहाँ पे इंक्लूड होती है बेटा। तो ये थे हमारे मेन इंपॉर्टेंट 4 मेजर्स ऑफ द मनी सप्लाई। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। वैसे तो हमें पता है कि जो करेंसी इशू वो कौन करता है, ओनली आरबीआई, लेकिन कमर्शियल बैंक के भी कुछ डिफरेंट वर्क्स होते हैं। जैसे कि फर्स्ट आप देख रहे हैं मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक किस तरह से मनी का क्रिएशन करते हैं, तो उस क्रिएशन के लिए जिनके पास एक सबसे अच्छा वेपन है वो क्या होता है, LRR, विच इज लीगल रिजर्व रेशियो। और इसके अंदर क्या होता है बेटा, इसकी कैलकुलेशन इफ यू रिमेंबर मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताई थी कि इससे क्या होता है, जो भी इनिशियल डिपॉजिट्स होती है उसका एक सर्टेन पार्ट सेव कर लिया जाता है बाय द बैंक। जो भी कमर्शियल बैंक हैं वो लीगल रिजर्व रेशियो अपने पास सेव करते हैं। कस्टमर ने जितना भी अमाउंट अपना डिपॉजिट करवाया है उसमें से पर्टिकुलर परसेंटेज रेशियो जो है उसको रिड्यूस करके अपने पास डिपॉजिट कर लेते हैं। फिर जो रिमेनिंग पार्ट बचा, सपोज 1000 रुपीज इनिशियल डिपॉजिट से, उसमें से 20% अमाउंट का विड्रॉ कर लिया, दैट इज व्हाट 2000। तो रिमेनिंग कितना होगा, 8000। अब इस 8000 रुपीज को क्या किया जाएगा, एज अ लोन दे दिया जाएगा आगे पब्लिक में। ठीक है, फिर जब रिटर्न आएगा तो फिर इसका 20% सेव कर लिया जाएगा। इस तरह से सर्कुलेशन फर्दर चलता ही रहता है। क्लियर बेटा। अच्छा, अभी जो LRR इन्होंने डिपॉजिट किया है उसका क्या यूज है, बेसिकली LRR के ही पार्ट होते हैं CRR और SLR। गॉट इट, जो कि सिलेबस से हमारे कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं। CRR और SLR LRR के ही पार्ट होते हैं बेटा। फाइन, इनको डिसाइड कर जिनकी रेट डिसाइड कौन करता है, ओनली एंड ओनली आरबीआई।
हर एक बैंक की CRR SLR को डिसाइड कौन करेगा? ओनली कमर्शियल बैंक ही करता है। फाइन। और इस CRR SLR में से क्या होता है? पर्टिकुलर एक पार्ट तो हर बैंक को अपने पास रखना होता है और दोनों में से एक सर्टेन पार्ट को RBI के पास डिपॉजिट करवाना पड़ता है। सो दिस वॉज व्हाट अबाउट मनी, जो कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट अब इसके अंदर हमारा पार्ट आता है रिलेटेड टू बैंक्स, ठीक है। एज यू नो द नेम ऑफ द यूनिट इज मनी एंड बैंकिंग। सो मीन टाइम वी हैव कंप्लीटेड द पार्ट मनी। अब बात करते हैं बैंक्स के बारे में। सो बैंक्स में अगर हम बात करें बेटा, तो एपेक्स बॉडी जो बैंक्स की वो कौन है? सेंट्रल बैंक। और इसी के बारे में हमको यहाँ पे डिस्कशन करना है। द वेरी फर्स्ट इज मीनिंग ऑफ सेंट्रल बैंक। क्या होता है सेंट्रल बैंक? See, each and every country is having a single central bank with them. हर एक कंट्री का अपना एक सेंट्रल बैंक होता है। सेंट्रल बैंक इज द एपेक्स बॉडी। एपेक्स बॉडी मतलब बिल्कुल सुप्रीम लेवल पे एक बॉडी होती है। फाइन। और यही क्या करती है? कंट्री में जितना भी मॉनेटरी सिस्टम है, करेंसी सिस्टम है, इन सबको सप्लाई करने का काम, इन सबको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? ओनली दिस सेंट्रल बैंक। एज वी नो दैट कंट्री, अगर इंडिया कंट्री की बात करें, सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल बैंक ऑफ दिस, ठीक है। जो RBI है बेटा, जो कि आपको पता है जितने भी करेंसी नोट्स इशू होते हैं उस पर हर एक नोट के ऊपर लिखा हुआ होता है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और हिंदी में होता है भारतीय रिजर्व बैंक। तो वही है RBI, जो कि एपेक्स बॉडी है। इसकी हमारे इंडिया में 4 ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। और ऑल द 4 ब्रांचेस आर इन द मेट्रो सिटीज, ठीक है। हर एक मेट्रो सिटी में इसकी ब्रांच है, लेकिन सर्कुलेशन इनका बिल्कुल एक ही साथ होता है, मतलब हेड ऑफिस से सारे इनके इंस्ट्रक्शंस वगैरह फॉलो किए जाते हैं। फाइन। तो सेंट्रल बैंक एक तरीके की एपेक्स बॉडी होती है, जो कि कंट्री के पूरे मॉनेटरी सिस्टम को कवर करती है, कंट्रोल करने का काम करती है, करेंसी को इशू करना, रिजर्व्स प्लान करना, कमर्शियल बैंक्स को स्टार्ट करने के लिए लाइसेंस इशू करवाना, हर एक कमर्शियल बैंक की कैपिटल को डिसाइड करना, एंड सो ऑन। इसी तरह से इसके बहुत सारे वर्क्स होते हैं। नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, जो मैं आपको भी बता रहा था। अब यहाँ पे आते हैं हमारे की जो सेंट्रल बैंक है, हर एक सेंट्रल बैंक के कुछ सर्टन फंक्शंस होते हैं, कुछ वर्क्स होते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन इज दैट करेंसी अथॉरिटी ऑफ और बैंक ऑफ इशू। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ये हमें पता होना चाहिए कि कंट्री में जो करेंसी इशू की जाती है वो इशू कौन करता है? सेंट्रल बैंक। हर एक कंट्री का सेंट्रल बैंक इशू करता है, क्योंकि जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं सारे उसी के पास होते हैं। और दूसरी बात, करेंसी इशू के लिए हर एक सेंट्रल बैंक को सोल अथॉरिटी दी जाती है। उसका बेनिफिट क्या है बेटा? जब एक ही ऑर्गेनाइजेशन, एक ही बैंक 100% कंट्रोल करेगा ऑन द करेंसी इशू एंड ऑल, नोट इशू करने पे पूरा कंट्रोल करेगा, तो कंट्री में किसी भी तरह का कुछ फेक वर्क नहीं होगा। फेक कैसे? सपोज अगर 8, 10, 15 अलग अलग तरह के बैंक्स को इस तरह की परमिशन दे दी कि ठीक है आप अपने अपने नोट्स इशू कीजिए। अभी तो हमें पता है RBI करता है ओनली। हम जब भी किसी से नोट लेते हैं तो पहले देखते हैं असली है नकली है, उसकी क्या क्या रिकग्नाइजेशन है, क्या क्या आइडेंटिफिकेशन होती है उसकी, दैट वी नो वेरी वेल। हमें गाइडलाइंस दी जाती है इसके बारे में, बैंक्स वगैरह में पता होता है, वहाँ पे नोटिस बोर्ड पे लगा होता है कि कौन कौन सी चीज़ें देखना जरूरी होती है जब हम किसी से कोई भी नोट लेते हैं। तो ठीक है, ज़्यादातर जो 500 या 2000 के नोट्स हैं इनके अंदर ज़्यादा इस तरह की गड़बड़ियाँ होती हैं। लेकिन अगर इसी तरह से कुछ अलग अलग बैंक्स को इस चीज की अथॉरिटी दे दी जाए कि ठीक है आप सब मिलके अपने अपने नोट्स इशू कर सकते हो, सो इट इज नॉट कंपल्सरी कि हर एक पर्सन को पता होगा कि कौन कौन से बैंक्स नोट इशू कर रहे हैं। सो व्हाट विल हैपन, इस तरह से फेक करेंसी का भी सर्कुलेशन किया जा सकता है, जिसको कि हम जाली नोट कहते हैं हिंदी में। इस तरह की फेक करेंसी का इशू होगा मार्केट में और इकोनॉमी पे इसका एक एडवर्स इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। फाइन बेटा, इस वजह से सोल अथॉरिटी किसके पास होती है? ओनली एंड ओनली सेंट्रल बैंक। ये चीज हमें याद रखनी चाहिए बेटा कि कंट्री में जितने भी नोट्स होते हैं एक्सेप्ट 1 रुपी, बताया था मैंने आपको पहले भी वीडियो में, 1 रुपए का जो नोट होता है उसको छोड़ के बाकी जितने भी नोट्स होते हैं ₹2 to 2000 तक जितने भी नोट्स है सारे नोट्स कौन इशू करता है? दिस RBI। तो 1 रुपी का नोट कौन इशू करेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको इशू करती है। प्लस इसके अलावा जितने भी हमारे कॉइन्स हैं, ठीक है, मेटलिक करेंसी जितनी भी हमारी कंट्री में है, जो भी कॉइन्स हमारे यहाँ पे चलते हैं वो सारे कॉइन्स भी कौन इशू करता है? ओनली एंड ओनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप देखिएगा 1 रुपी का नोट या फिर कोई भी आप कॉइन देखिएगा, यू विल कम टू नो कि उसके ऊपर लिखा होता है भारत सरकार या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वो इसी चीज का रिकग्नाइजेशन है कि इसको इशू करने वाली इंडियन गवर्नमेंट होती है। पॉइंट नंबर 2 इज बैंकर टू द गवर्नमेंट।
बैंकर टू द गवर्नमेंट, दैट मीन्स गवर्नमेंट का बैंक कौन सा है, आरबीआई या फिर सेंट्रल बैंक। जैसे हम पब्लिक का बैंक कौन सा था, कमर्शियल बैंक। हम कहाँ पे अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, जितने भी कमर्शियल बैंक से एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी, बीओबी, इन सब जगह पे हम अपने अकाउंट्स ओपन करवा सकते हैं। बट गवर्नमेंट ऐसे बैंक्स में अकाउंट ओपन नहीं करवाती, ये तो सारे कमर्शियल बैंक्स होते हैं। हम किसकी बात करें, द सोल अथॉरिटी विच इज सेंट्रल बैंक, आरबीआई ऑफ आवर कंट्री। फाइन, तो गवर्नमेंट भी यहाँ पे अकाउंट ओपन करवाती है। गवर्नमेंट के जो भी फंड्स एंड रिजर्व्स होते हैं वो कहाँ रखे जाते हैं, आरबीआई में रखे जाते हैं। गवर्नमेंट के जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, मे बी नेशनल और इंटरनेशनल, वो सारे कहाँ से कवर होते हैं, फ्रॉम आरबीआई ओनली, वहीं से कंट्रोल किए जाते हैं। पॉइंट नंबर 3 इज बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। बेटा जिस तरह से हम अपना अकाउंट कमर्शियल बैंक्स में ओपन करवाते हैं, उसी तरह से हर एक कमर्शियल बैंक को अपना अकाउंट ओपन करवाना होता है इनटू द आरबीआई। गॉट इट? हर एक कमर्शियल बैंक अपना अकाउंट को ओपन करवाता है आरबीआई में, क्योंकि जिस तरह से हमें हमारी डिपॉजिट्स को बैंक में सिक्योर करवाना होता है, एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट हम बैंक से लोन लेते हैं, तो इसी तरह के सारे वर्क्स हर एक कमर्शियल बैंक करवाता है फ्रॉम आरबीआई, अपना अकाउंट वहां ओपन करवाता है। अगर कोई भी क्राइसिस, किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है तो वहां से लोन लिया जाता है, ठीक है। आई मीन जो भी लोन अगर कमर्शियल बैंक से रिक्वायरमेंट होती है तो आरबीआई से लिया जाता है। तो बैंकर्स बैंक मतलब जितने भी बैंक्स होते हैं, जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं, उनका बैंक कौन होगा, ओनली आरबीआई। फाइन। पॉइंट नंबर 4 इज कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट, जो कि अभी मैंने आपको बताया था कि जो भी सीआरआर, एसएलआर, एलआरआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, जो कि वैसे ओमिटेड है सिलेबस से, इन सबका कंट्रोल कौन करता है, ओनली आरबीआई करता है। ये ही डिसाइड करता है एवरी मंथ। आप देखिएगा न्यूज़पेपर में एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ हर बार आता है कि रेपो रेट में कितना डिफरेंस आ रहा है। समटाइम्स इट रिमेन्स कांस्टेंट एज वेल, जरूरी नहीं कि हर बार चेंजेस आएंगे ही सही, समटाइम्स इट रिमेन्स कांस्टेंट, कांस्टेंट भी रहती है, कोई चेंजेस नहीं होते। चेंजेस होते भी तो कैसे, 0.5 से इंक्रीज या डिक्रीज हो गया, 0.25 से इंक्रीज डिक्रीज हो गया, इतने कुछ माइनर चेंजेस होते हैं उसके अंदर। फाइन बेटा, तो इसलिए जितने भी इस तरह के रेट्स है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, इनका वर्क क्या होता है, क्रेडिट क्रिएशन, क्रेडिट को क्रिएट करना होता है। तो इन पे कंट्रोल कौन करेगा, ओनली आरबीआई करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज एज अ कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। इसमें क्या होगा बेटा, कंट्री के जितने भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है, दैट मीन्स एक कंट्री जब दूसरी कंट्री से किसी भी तरह की कोई इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन्स करती है, तो उन ट्रांजेक्शन्स के अंदर बेटा मॉनेटरी ट्रांजेक्शन भी किया जाता है। दैट मीन्स जब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जाता है तो रिसीट्स एंड पेमेंट्स होते हैं। डिपेंड करता है कि अपनी करेंसी में कर रहे हैं या अदर करेंसी में कर रहे हैं या फिर बाटर सिस्टम के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, इट हैपेंस। फाइन। तो ये क्या करेगा बेटा, जितना भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बनाया जाता है कि एक टारगेट डिसाइड किया जाता है एट द टाइम ऑफ बजट कि इस ईयर में या फिर अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर में हमारी कंट्री अदर कंट्रीज से कितना ट्रेड करेगी, ठीक है। तो वो ट्रेड के लिए एक लिमिट बना दी जाती है, उस लिमिट के लिए भी हमको अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है। मीन्स टू से सपोज अगर मैंने रिजर्व बनाया कि इस बार हम 200 करोड़ रुपीस का एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर पाएंगे, तो उसका रिजर्व किसके पास रहेगा, जो अमाउंट रिजर्व कर लिया जाएगा पहले से ही सारी रिसीट्स में से, वो रिजर्व किसके पास रहेगा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व किसके पास रहेगा, आरबीआई के पास रहेगा। सेकेंड थिंग, कस्टोडियन के अंदर बेटा ये भी आता है कि अगर कभी किसी तरह की करेंसी का एक्सचेंज किया जाता है, सपोज अगर डॉलर्स हमारी कंट्री में आते हैं, तो डॉलर्स कोई भी कमर्शियल बैंक अपने पास नहीं रख सकता है। जितने भी इसके पास डॉलर्स या अदर करेंसी आती है वो सारी किसके पास रहेगी, ओनली आरबीआई की कस्टडी में रहती होगी। फाइन बेटा, उसको कोई भी इंडिविजुअली अपने पास नहीं रख सकता है। नेक्स्ट इज क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। इसके अलावा कुछ और इसके वर्क्स होते हैं, जैसे पॉइंट नंबर 1 इज मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। और मार्जिन रिक्वायरमेंट्स के अंदर क्या होगा बेटा, जब भी लोन वगैरह लिया जाता है, बॉन्डिंग्स ली जाती है, तो बदले में जो भी वहां पे कुछ सिक्योरिटीज रखी जाएंगी, सो इट नीड्स टू बी देयर कि जो सिक्योरिटीज रखी हैं उसका अमाउंट डेफिनेटली ज्यादा होना चाहिए रादर देन द अमाउंट ऑफ लोन। ये चीज आपको ही पता है कि जब हम किसी को पैसा उधार देते हैं, उसका कोई भी सिक्योरिटी हम अपने पास रखते हैं, तो सिक्योरिटी का जो मींस जो वैल्यू है वो ज्यादा होनी चाहिए रादर देन द अमाउंट विच वी आर गोइंग टू गिव हिम और हर। फाइन। तो उसका भी कंट्रोल कौन करेगा, ओनली आरबीआई डिसाइड यही करेगा। जो लिमिट्स होती है बैंक्स में, हम लोग जो अपने लोन लेने पे कुछ सिक्योरिटीज रखते हैं, जैसे मान लीजिए लोन लेना है और घर की जो हमारी रजिस्ट्री या जो भी हमारे घर के पेपर्स हैं वो हमने बैंक में रख दिए,
तो उसकी वैल्यू पहले देखी जाएगी, मेजरमेंट किया जाएगा कि जो घर है या जो लैंड है या फिर जो भी बिल्डिंग है उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, और वो वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए रादर देन द अमाउंट ऑफ लोन। तो उसका डिसीजन कौन लेता है? ओनली एंड ओनली आरबीआई। नेक्स्ट है सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल्स, और इसके अंदर क्या होगा? क्रेडिट कंट्रोल वही जो जस्ट मैंने आपको बताया, क्रेडिट से रिलेटेड जो लिमिट्स है, कौन कौन से सेक्टर में कितना कितना लोन देना है, होम लोन, गोल्ड लोन, एजुकेशन लोन या अलग अलग तरह के एग्रीकल्चर लोन जो पास आउट करने हैं, उनकी एक लिमिट फिक्स होती है कि पर्टिकुलर इस सेक्टर में लोन इतना देना है, यहाँ इतना ही लोन दे सकते हैं, इस लिमिट को क्रॉस नहीं किया जा सकता। तो इन सब का डिसीजन भी कौन लेगा? ओनली एंड ओनली आरबीआई लेगा। So students, this was the briefing of the chapter Money in Banking. Now let's begin with few of the important questions जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े ज्यादा अच्छे हैं और उन्हें हमें देखना चाहिए। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। बेटा जिस तरह से कुछ फंक्शंस होते हैं सेंट्रल बैंक के, सिमिलरली वैसे ही कुछ फंक्शनिंग करता है कमर्शियल बैंक भी। क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं? द फर्स्ट पॉइंट इज एक्सेप्ट डिपॉजिट्स। अब देखिए बेटा, अभी मैंने आपको बताया था जो सेंट्रल बैंक है वो किसकी डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है? बैंक्स की डिपॉजिट को या फिर गवर्नमेंट की। लेकिन हमारी डिपॉजिट्स को कौन एक्सेप्ट करेगा? ओनली द कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक का प्राइमरी या फिर बेसिक फंक्शन क्या है कि पब्लिक के डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करेगा। अब अगर वो पब्लिक के डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करेगा तो एट द टाइम ऑफ नीड डेफिनेटली वो लोन भी तो प्रोवाइड करेगा। तो इसका सेकेंड फंक्शन क्या हो जाता है? एडवांस लोन्स। दैट मींस जिस भी तरह से पब्लिक को अगर लोन की रिक्वायरमेंट होती है तो वो लोन भी प्रोवाइड करेगा। तो इसके दो फंक्शंस होते हैं। द फर्स्ट इज एक्सेप्ट डिपॉजिट, डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना, और सेकंड फंक्शन क्या हो जाएगा? लोन इशू करना। ठीक है बेटा। Then the next question is what role of RBI is known as lender of last resort. RBI का एक फंक्शन होता है lender of the last resort। इसमें देखिए बेटा क्या होता है, जिस तरह से मैंने भी आपको बताया था कि हर एक कमर्शियल बैंक अपनी डिपॉजिट्स को कहां पे सेव करवाता है? टू द आरबीआई, जो कि सीआरआर, एसएलआर और एलआरआर की बाइफिकेशन मैंने भी आपको बताया था। फाइन। तो वो अपनी अमाउंट्स को अपने अमाउंट को वहां डिपॉजिट करवाता है। सिमिलरली जैसे भी मैंने आपको बताया कि पब्लिक अपना अमाउंट या अपनी डिपॉजिट्स कहां पे सेव करवाती है? कमर्शियल बैंक में, और एट द टाइम ऑफ नीड वहीं से लोन इशू करवाती है। सिमिलरली इट हैपेंस कि जितने भी कमर्शियल बैंक्स अपनी डिपॉजिट्स को सेव करवाते हैं टू द सेंट्रल बैंक एट द टाइम ऑफ नीड, जब उन्हें कहीं से भी कोई मॉनेटरी सोर्सेज नहीं मिल रहे होते हैं, तो उस टाइम वो भी कहां जाते हैं? टू द आरबीआई ओनली। फाइन बेटा। तो जब भी कुछ ऐसी इकोनॉमिकल क्राइसिस होती हैं, कमर्शियल बैंक्स के पास अमाउंट नहीं रह जाता या फिर रिकवरी नहीं हो पाती लोन की, और जितने भी कस्टमर्स उन्होंने अपने डिपॉजिटेड अमाउंट को विड्रॉ करने की डिमांड कर दी है, तो ऐसे केस में कमर्शियल बैंक्स अमाउंट कहां से लाएंगे? तो वो कहां जाते हैं? टू द आरबीआई ओनली। ठीक है बेटा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 3 मनी एंड बैंकिंग ऑफ मैक्रो। I hope that you may have learned so many new things. So see you all in the next video. Till that time, take care. Bye bye everyone.